नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? जीवन में चुनौतियां किसके नहीं आती? शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। किंतु ये चुनौतियां होती हैं कि कुछ लोगों के लिए संघर्ष का एक नया रास्ता बन जाती हैं। आज जिस व्यक्तित्व के साथ हम लोग मिलने जा रहे हैं, वह अपने में ही एक हस्ती से कम नहीं। अपने जीवन की इन्होंने शुरुआत बहुत सामान्य तरीके से की। इन्होंने अपनी स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत कुछ समय एक निजी संस्थान में अपनी सेवाएं दी। उसके उपरांत इनको लगा कि नहीं, इस प्रकार से जीवन के अंदर प्रगति होनी संभव नहीं है। तब इन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर को अपना करियर चुना और एक अच्छा समय इंश्योरेंस सेक्टर को दिया। काफी अच्छी इन्होंने जानकारी भी उसमें अर्जित की, लोगों का बहुत लाभ भी दिया इन्होंने। किंतु बदलते हुए युग में इनको दिखा कि इस प्रकार से भी शायद हम लोग उस चीज को प्राप्त ना कर पाए जिसकी हमें इस समय आवश्यकता है। तो इन्होंने बदलते हुए युग की, बदलते हुए उद्योग को अपना करियर चुना और इन्होंने अपने जीवन को उससे जोड़ दिया। मैं अधिक इनके विषय में ना कहते हुए केवल इतना ही कहूंगा कि अगर इनके जीवन से हमें इनके मुताबिक कुछ प्रेरणा मिलती है तो हमारा जीवन वास्तव में बहुत अच्छा बन सकता है। तो अधिक समय ना लेते हुए मैं सीधे इनसे ही आपकी बात कराना चाहूंगा। तो हमारे जो आज के जो हमारे अतिथि हैं, उनका नाम है उत्तम कुमार। तो मैं चाहूंगा आप इनका हृदय से स्वागत करें। साथियों नमस्कार। जिनके विषय में मैंने आपसे अभी चर्चा की थी, हमारे परम मित्र और मेरे लिए प्रेरणा स्रोत श्री उत्तम जी आज हमारे साथ हैं। और मैं आपको बड़े मतलब इस बात को लेकर बहुत मैं गौरवान्वित हूँ कि मैंने इनसे कहा कि उत्तम जी, मैं आपके जीवन परिचय के ऊपर एक छोटा सा सेशन करना चाहता हूँ। मैंने कहा तिवारी जी आप कहें और मैं ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो उत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी साहब। आप उन मित्रों में से एक हैं जिनको जिनकी जीवनी को, जिनके जीवन चक्र को सुनकर हमें प्रेरणा मिलती है। मित्रों, इनका जो मतलब प्रारंभिक जीवन जिस प्रकार से, जिस उसको मैं कष्ट नहीं कहूंगा, चुनौतियां कहूंगा, उसके मध्य बीता, उसके उपरांत भी आज एक ऐसे स्तर पर खड़े हैं जहां पर लोगों को ये प्रेरणा देते हैं। तो मैं उत्तम जी चाहूंगा आप थोड़ा सा अपने विषय में संक्षेप में बताएं, आपका जीवन परिचय कैसा रहा। जी, बहुत बढ़िया आर के तिवारी साहब। ये तो आपका बड़प्पन है और आपने इस प्रकार मौका दिया। आपके जितने व्यूअर हैं जो अभी देख रहे हैं, उन सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। और जीवन के बारे में जहाँ तक बात है, तो मेरा जन्म बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट के छोटे से पिछड़े गांव में हुआ। पिछड़ा गांव इसलिए कह रहा हूँ कि जिस वक्त मैंने होश संभाली तो मैंने देखा कि गांव से निकलने के लिए, क्योंकि नदी से चारों ओर घिरा हुआ था, तो आप घुटने तक पैर के कपड़े को यानी पैंट को उठा के ही या जूते, बगैर जूते के पार कर सकते थे। उस जगह जन्म हुआ, उस छोटे से गांव में। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा परम पिता परमात्मा और अपने माता पिता का, जिन्होंने वहां से निकाल कर शहरों में रखा अपने साथ, पढ़ाया लिखाया बढ़ाया। कहते हैं पढ़ाओ लिखाओ या शहर में बसाओ। तो आज जब मैं वहां जाता हूँ और मुड़ के अपनी पिछली जिंदगी के बारे में देखता हूँ, तो लगता है कि वहाँ सोशल और सामाजिक रूप से, वैचारिक रूप से कितना पिछड़ापन है। क्योंकि मेरे पिताजी 6 भाई, उन 6 भाई में सबसे बड़े और उनका बड़ा लड़का, तो प्यार भी बहुत मिला। लेकिन आज जब उन गांव में बसे हुए, जब अपने चचेरे भाई बहनों को देखता हूँ, तो मुझे उन पे दया आती है और परमात्मा का शुक्रगुजार भी करने का मन करता है। तो जिंदगी कटती गई, आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे फादर के साथ आगे बढ़ा मैं, अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करी। 12th क्लास जब मैं कर रहा था, उसी वक्त हमारे फादर ने अपने जॉब से वॉलेंटियर रिटायरमेंट लिया। फिर हम गांव चले गए। गांव जाने के बाद जो जिंदगी शुरू हुई, जो मैंने 12वीं तक जो अपनी जिंदगी बिताई थी, उसके बाद की जो जिंदगी शुरू हुई,
वो एक अलग ही कहानी थी, अलग ही कहानी थी। मैंने अपने उसके बाद के जीवन में रोटी-नमक पे भी अपने जीवन को बिताते हुए देखा है। तो संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए उस वक़्त मैं बीमार भी पड़ा, मेरी मदर भी बीमार पड़ी, माँ साथ छोड़ के चली गई। फ़ादर ने फिर भी अपना ज़िम्मा उठाया क्योंकि 4 बहनें साथ में थी, 3 बहन 3 बहनों की उन्होंने शादी करी। तो ये जीवन इस तरह से गुज़रता गया लेकिन मेरे अंदर एक इच्छा थी कि मैं अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करूँ। इसी तरीके से मैं हैदराबाद पहुँचा, वहाँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी से 3 साल गैप हो चुका था, फॉर्म भरा और एक्सटर्नल से एग्ज़ाम देके यूँ कहें कि 6 महीने के अंदर ही मुझे एग्ज़ाम देने का मौका मिला और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। जिस वक़्त मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उस वक़्त मेरे गाँव में मैं इकलौता व्यक्ति था, पहला व्यक्ति था जिसने ग्रेजुएशन करी थी, वो भी आर्ट्स से। तो इस तरह से मेरे फ़ादर को बड़ी खुशी हुई, बड़े गर्व हुआ कि मेरा बेटा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। धीरे-धीरे समय गुज़रता गया, फिर कमाने के लिए मुझे हैदराबाद में ही पार्ट टाइम काम करना पड़ा। वहाँ के बाद फिर मैं दिल्ली आया 97 में। दिल्ली आया तो बचपन से ही मेरे अंदर नौकरी का, सरकारी नौकरी का जुनून था क्योंकि मेरे घर में मेरे फ़ादर जॉब में, मेरे दादाजी जॉब में, तो उन सबको देखते हुए खून में, रग-रग में नौकरी बसा हुआ। तो जब हैदराबाद से दिल्ली आया, जब मैंने अकेलापन देखा और देखा ज़िंदगी को, तो एक अलग ही ज़िंदगी थी। आगे हम चर्चा करेंगे आपसे। जी, वास्तव में मतलब आपका जो जीवन है और सबसे बड़ी बात है कि आपने उन जो चुनौतियाँ थी, उनसे कभी हार नहीं मानी और आप यहाँ तक पहुँचे। उत्तम जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपने जब अपनी सेवाएँ दी किसी संस्थान को जिसको हम नौकरी कहते हैं, उसके बाद से आपने अपने आप को इंश्योरेंस सेक्टर में शिफ्ट किया। ये क्या कहानी थोड़ा बताएँ संक्षेप में? सर ऐसा था कि एक व्यक्ति आए मेरा इंश्योरेंस करने के लिए। मैंने उनसे पूछा कि इससे आपको क्या फ़ायदा? क्योंकि मैं उनको काफ़ी टाइम से जानता था और आर्ट्स सब्जेक्ट के बावजूद मैंने थोड़ी-सी मेहनत करी थी हैदराबाद में। जिस मालिक के पास मैं काम करता था, तो उन्होंने मेरी हैंडराइटिंग अच्छी दिखी उस वक़्त और मुझसे कहा कि ये ज़रा लेज़र वग़ैरह मेंटेन करो। तो अकाउंट्स शब्द मेरे दिमाग में आया और मैंने सीखा कि अकाउंट्स कैसा होता है। तो जब मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था, तो वहाँ भी मुझे इसी तरह के जॉब मिले। कंपनी की फाइनेंशियल चीज़ को देखना था। सीए अलग थे, तो उन्हीं के पास वो लड़का काम करता था। तो मैंने कहा, "आपको क्या फ़ायदा है?" उसने बताया, तो मैंने कहा, "इनसे पॉलिसी कराने के बजाय क्यों ना मैं एजेंसी ले लूँ और खुद काम करूँ।" तो इस तरह से एलआईसी की एजेंसी लिया और काम करना शुरू किया। जब तक पार्ट टाइम किया बहुत अच्छा चला। जैसे ही एलआईसी में फुल टाइम हुआ, तो काम धीरे-धीरे कम हुआ क्योंकि कहते हैं कि माइंड भटक जाना। हम जानते तो सब कुछ है, लेकिन फिसल जाते हैं, मेरे गुरु का ये कहना है। तो इस तरह से मैं फिसला और फिसला तो फिर कुछ 5 या 6 सालों में कुछ अच्छा नहीं कर पाया। चुनौतियाँ ऐसी खड़ी हुई कि मैं उसमें सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि मुझे बैक से सिखाने वाला, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। जो कुछ किया, अपने दम पे किया। तो इस तरह से इंश्योरेंस भी छोड़ा, लेकिन एक चीज़ समझ में आ गई थी कि इंश्योरेंस नौकरी से इसलिए बेहतर है क्योंकि इसके अंदर जो हम एक बार प्रीमियम उठा लेते हैं, वो 20 साल या 15 साल की पॉलिसी होती है, तो उसका बार-बार कमीशन मिलता है। यानी एक बार के किए गए काम से बार-बार पैसा आता है। लेकिन फिर भी मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सका। कई बार कुछ बिज़नेस में गया और हर बार मैं बिज़नेस में हाथ जला के निकला। तो आगे बढ़ते हैं तिवारी साहब। उत्तम जी, एक आपके विषय में बड़ी सी बात हमें ये पता लगी है कि आपने कभी भी पीछे मुड़कर उन चीजों को देखने का प्रयास नहीं किया जिन्होंने आपको हानि दी है, लेकिन उस अनुभव को तो आप आगे यूज करते रहे। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आपने आने के लिए कब और क्यों सोचा? बहुत बढ़िया सवाल है सर। जब मैं दिल्ली के नारायणा में एक जगह काम कर रहा था, तो जो मैंने बताया कि सीए के पास लड़के थे, उन्हीं में से एक लड़का अलग-अलग जगह पे जाके वो अकाउंट्स लिखता था। तो मैंने कहा कि ये पार्ट टाइम में कर लेता है, घर पे भी कर लेता है, तो मुझे कुछ ऐसा काम बताओ कि मैं भी पार्ट टाइम करूँ। तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, उसने मुझे एक इनवाइट किया, बोला कि एक जगह आ जाओ, वहाँ 1-2 घंटे का समय देना होगा, बहुत अच्छा रहेगा, तो आपकी एक अतिरिक्त कमाई होगी। वो दिन था 5 अगस्त 2001 का। दिल्ली में एक नागल राया है, मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ उसने रजिस्टर में एंट्री करी, नाम लिखा अपना और पता नहीं क्या गोल्ड डायमंड का नाम लिख रहा था। मैं देखा, मैं सोफ़े पे बिठाया गया, मैं बैठ गया। धीरे-धीरे लोग आते गए, उनकी भी नाम की एंट्री हुई, लोग बैठते गए।
जब कुछ 25-30 लोग हो गए, तो वो व्यक्ति आया, बोला एक काम करना, आप ये दरवाज़ा खुलेगा, इसके अंदर जाना, कुर्सियाँ लगी होगी, उसमें आप सबसे आगे बैठने की कोशिश करना। मेरे को कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। तो इस तरह से वो व्यक्ति वहाँ बिठा के चला गया और बोला ध्यान से समझना। मैं कहा ठीक है, और चूँकि मुझे ज़रूरत थी, पार्ट टाइम कुछ करना चाहता था, तो मैंने कहा अकाउंट से काम मिलेंगे, यहाँ तो बहुत अच्छे-अच्छे लोग आ रहे हैं। कई लोग टाई पहन के बैठे हुए हैं। मैं अंदर जाके बैठा तो बहुत सारी चीज़ें देखी, और मैं कहूँ कि एक नई दुनिया मुझे देखने को मिली, जो अब तक मैं उससे अज्ञान था। 2001 5 अगस्त रविवार का दिन मैंने देखा, मेरे को समझ में आया कि वाक़ई ये वो असली काम है जिसको करना चाहिए। उन्होंने बताया कि एक बार काम कर लोगे तो इसमें बार-बार इनकम आएगी। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी बिज़नेस। तो ये सब सुन के मैं हैरान भी हुआ। उन्होंने एक चीज़ कहा कि बाहर की दुनिया में लोग हज़ारों लगाते हैं, कुछ नहीं कमाते हैं, लाखों लगाते हैं तो हज़ारों कमाते हैं, करोड़ों लगाते हैं तो शायद लाख की बात सोचते हैं। बात सच लगी। उन्होंने कहा बाहर किसी को मत बताना। मैं कहा ये भी बात सही है। तो उनकी कहे गए बातों को फॉलो करता गया, तो नेटवर्क मार्केटिंग में इस प्रकार मेरा जन्म हुआ, और तकरीबन ढाई 3 साल के बाद वो कंपनी टीवी बेचा करती थी। 15,000 के उस समय 15,500 के टीवी हुआ करते थे। तो यहाँ से हमने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा, लेकिन अफ़सोस की बात मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में ये रही कि मैं दूसरे को देख के, यानी कोई ऐसा द्रोणाचार्य परफेक्ट नहीं मिला। मैं एकलव्य बन के, उतना बड़ा भी नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ उनकी तरह मैंने लोगों को फ़ॉलो किया, सीखा, लेकिन मेरे कंधे पे हाथ रख के मेरी गलतियों को बता के चलाने वाला उस वक़्त कोई नहीं मिला। तो मैं जैसा समझ में आया करता चला गया। धीरे-धीरे 5-6 कंपनियों तक मैं पहुँच गया, और हर बार तो अपने को बेटर करने की कोशिश करता, और इसी तरह से ज़िंदगी जीते नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने लगा। तो जी तिवारी साहब। उत्तम जी, हमने सुना है ये इंडस्ट्री जो है ये ख्वाब दिखाती है, लोगों को मूर्ख बनाती है। आपका इसमें क्या कहना है? बहुत बढ़िया आपका सवाल है ये। सुनी गई बातों पे अगर हम विश्वास करें तो बात सच है, लेकिन मेन क्या है देखिए, एक व्यक्ति जॉब में जाता है, जॉब में जाने के बाद वो 8 घंटे काम करने को तैयार है, बॉस की गालियाँ सुनने को तैयार है, बॉस ने उसके ऊपर जो सुपीरियर रखा उसकी गाली, ऐसी-ऐसी गालियाँ सुनने को तैयार है। लेकिन एक अपना काम, ये एंटरप्रेन्योर का काम है 8 घंटे, जिसमें सीखना चाहिए। मेरा मानना है कि सीख करके हवाई जहाज उड़ाई जा सकती है, और बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है। तो यहाँ वो सीखने को तैयार नहीं है। यहाँ वो पैराशूट की तरह चाहता है कि मैं उड़ के सीधा टॉप पे पहुँच जाऊँ। तो इसीलिए जो पीछे लोग आते हैं, वो उसको फ़ॉलो करते हैं और कामयाब नहीं हो पाते हैं। असल में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जिस व्यक्ति के अंदर इनर से, अंदर से आवाज़ आ गई कामयाबी की और काम करने की, मेहनत करने की, वो व्यक्ति कामयाब हो जाता है। बाकी सब सुनी-सुनाई बातें हैं। लेकिन सबसे मेन बात जो आपका सवाल था, मैं बता दूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में 5 पी की बात की जाती है। यानी कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट, पे-आउट, प्लान, ठीक है? और मैं इसमें पेरेंट भी जोड़ता हूँ, यानी जो व्यक्ति आपको बिज़नेस में लेके आया है, जो आपको सिखा रहा है, वो कैसा है? तो अगर ये पाँचों चीज़ आपके परफेक्ट नहीं है, तो आप समझ लीजिए फिर तो आपके लिए भगवान ही मालिक है, आपकी कामयाबी पे। और आपके अंदर जुनून है, आप ढूँढना चाहते हैं, तो मिल जाता है, लेकिन सही मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी सुनने को। जी सर। बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया इसको। मतलब हम लोग जो है ना, हम लोग बाहर बैठे हुए होते हैं और पता नहीं क्या क्या बातें सुनने को आती हैं। अच्छा, आपका मैंने प्रोफाइल पढ़ा था, आप सोशल सर्विसेज को बहुत प्रमोशन देते हैं कि जीवन में सोशल सर्विस बहुत करनी चाहिए। तो जी, ये जो नेटवर्क इंडस्ट्री जिससे आप जुड़े हैं, एक चीज हमने ये भी सुनी इसके बारे में कि हमारी सरकार बहुत इसको प्रमोशन दे रही है आजकल। सरकार चाहती है कि लोग इसके अंदर आए, युवा इसके अंदर आए। तो पहला मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि युवा जो है वो इस इंडस्ट्री से दूर क्यों भागते हैं, क्यों इसमें आना नहीं चाहते? देखिए बहुत बड़ी बात है सर, और बहुत अच्छी बात आपने कही है। मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ, बिहार, यूपी, यहाँ पे बच्चे पढ़ाई-लिखाई करते हैं, और हमेशा उनको ये प्रेरणा दी जाती है कि बच्चे पढ़ो, अच्छे ढंग से पढ़ो, अच्छा नंबर लेके आओ, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी शादी होगी तो अच्छे घर में शादी होगी तो आपका
जीवन अच्छा गुजरेगा। तो बचपन से ही जब खून में, जैसे मेरे डीएनए में हमेशा नौकरी ही भरा हुआ था, तो जब मैंने बिज़नेस में हाथ लगाया तो फेल हुआ। और जो नेटवर्क मार्केटिंग है, एंटरप्रेन्योर या बिज़नेस की बात जब करते हैं, तो बिज़नेस सुन के ही डर लगने लगता है। तो आज का युवा डरता है, उसको आसान लगता है कि नौकरी कर लेना, लेकिन नौकरी के अंदर उसके ख्वाब पूरे नहीं होते। हाँ, दाल-रोटी मिल जाती है, दाल-रोटी अच्छे से चलेगी, लेकिन वो सपने, वो ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ ख्वाब और सपनों की बात ही नहीं की जाती है। वहाँ तो सिर्फ काम, 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 काम की प्रेशर। तो ये युवा को आज लगता है कि एक आसान है, पढ़ो लिखो और ये काम करो। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद उसे फिर दोबारा जब पढ़ने की बात की जाती है तो कहता है कि मैंने 15 से 12 साल 15 साल पढ़ाई लिखाई करी, फिर मैं पढ़ूं, फिर मैं सीखूं, ये कैसे होगा? तो सीखना नहीं चाहता है। और मेरा मानना है, देखिए, कि ये जो माइंड सेट है ना, मन भूमि, टाटा जी ने भी कहा था कि लोहे को कोई नहीं हरा सकता है, कोई खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन उसका जंग ही उसे खत्म कर देता है। तो इंसान को कोई हरा नहीं सकता, उसका माइंड सेट ही उसे हरा देता है। तो माइंड सेट में तो बैठा हुआ है कुछ और, यहाँ कंप्यूटर में कुछ और डिजाइन किया हुआ है। तो वो सारी चीजें उसको रोकती है, बाधा बनाती है, और वो चाहता है कि आज मैं जाऊं और मुझे तत्काल पैसा मिले। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ समय लगता है स्थापित होने के लिए, और एक बार स्थापित हो गया तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये बिजनेस चलेगा, और उसके भविष्य को भी पूरा करेगा, उसके बच्चों के भविष्य को भी पूरा करेगा। ये चीज वो समझना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि तत्काल अर्निंग। तो मैं यहाँ एक लाइन और कहूंगा कि इस मणभूमि, जो मैंने माइंड सेट कहा, इसको जीतने के लिए आपको प्रशिक्षण की जरूरत होती है। शिक्षण बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो दूसरी चीज मैं यहाँ पे एक और चीज जोड़ूंगा। पुराने जमाने में कहा जाता है कि रणभूमि में अगर जीतना है, रणभूमि में खून बहने से बचाना है, तो प्रशिक्षण में पसीना बहाना जरूरी। और यही लोग करना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में असफलता हाथ लगती है। और ये युवाओं के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आज सरकार के पास उतनी नौकरी देने के लिए नहीं है। जितने लोग अप्लाई करते हैं उसके 1% को ही नौकरी मिल पाती है, केवल 1%। तो सोच के देखिए, दूसरा क्या ऑप्शन है? ये नो ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग का। और ये नए जमाने का बिजनेस है, इस सदी का बिजनेस है, और इसने चमत्कार कर दिया है। जो भारत आज से 26 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया, और आज 15वें स्थान पे आ चुका है वर्ल्ड के, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है और ये पॉपुलेशन का बिजनेस है। तो युवाओं को इसके अंदर आना चाहिए, सीखना चाहिए, और सीख के अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए। जी तिवारी साहब। बहुत सुंदर आपने जो एक्सप्लेन किया है। अच्छा, मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो उत्तम जी हैं, इन ये प्रशिक्षण भी देते हैं। इनके पास लगभग 25 साल का जो अनुभव है उसको ये लोगों से साझा करते हैं, और युवाओं को या हमारे जैसे लोगों को भी ये सिखाते हैं किस प्रकार से आप इस इंडस्ट्री को अपना बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। इनकी जो ट्रेनिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो आज एक बहुत अच्छे स्तर पे काम कर रहे हैं। तो उत्तम जी से अगर आपको कोई भी इस प्रकार की ट्रेनिंग चाहिए हो तो आपको मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दूंगा। लेकिन अभी आगे चलते हैं, हमारा जो आगे पड़ाव चलता है। उत्तम जी, ये बताइए कि आपका जो सपना है, आपने अपने सपने के बारे में कहा था कि मुझे पैसा बहुत चाहिए लेकिन अल्टीमेटली मुझे सेवा करनी है, मैं जी, सेवा करना चाहता हूँ। तो ये आपका विचार क्यों आपके माइंड में आया? बहुत बढ़िया सवाल है आपने, तो मेरे दिल को छू लिया इस सवाल से। जब मैं पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो वहाँ जो व्याख्यान दे रहे थे, उस वक्त मैंने उनको अपना मेंटर माना था, और पूरी तरह से उनके साथ समर्पित था। वो जो कहते थे मैं करता था। तो उन्होंने एक बात कही थी, अध्यात्म के रूप में बात करी थी, कि लोग, हालांकि ये कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन मैं उनके विचार को आपके सामने रखता हूं जिससे मैं प्रभावित हुआ, कि लोग मुर्दा गुरु को ज्यादा पूजते हैं, जिंदा गुरु जबकि जरूरत है। ये बात मेरे दिमाग में बैठी कि ऐसी बात हुई क्यों। सोचते सोचते मुझे समझ में आया जिंदा गुरु क्या होता है। तो इसी खोज में मैं मंदिर गया, मस्जिद गया, गुरुद्वारा गया, चर्च गया, कि आखिर ये भगवान क्या है और ये गुरु क्या है। तो मुझे अल्टीमेटली खोजते खोजते, क्योंकि कहा गया है कि ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खुलेगा। तो मुझे भी एक ऐसी जगह जाने का मौका मिला, एक ऐसी जगह, एक ऐसे गुरु का सामना हुआ जिन्होंने मुझे इस परम पिता परमात्मा के बारे में बताया। तो जब मैं जाना तो आज के जो हालात हैं, जैसे आप देख रहे हैं इस देश दुनिया में क्या हालात है, भारत की क्या स्थिति है सामाजिक और धार्मिक स्थिति को लेके,
जबकि भगवान एक है, किसी भी रूप में हम पूजे। तो मुझे एक मिशन मिला, निरंकारी मिशन, जहाँ मुझे इस वास्तविकता का पता चला। और जब वास्तविकता का पता चला कि सारी दुनिया एक है, सारे लोग के अंदर एक ही परमात्मा बसा हुआ है, उसके अंश हैं, तो मुझे लगा कि अगर मैं किसी के साथ गलत करता हूँ या मेरे द्वारा किससे गलत होती है, तो कहीं न कहीं मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ। तो दूसरे के भलाई के बारे में सोचते हुए, और आज जो लोग दर-दर भटक रहे हैं, उनको कहीं न कहीं हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। तो मुझे लगा मेरे गुरु और मेरे मेंटर ने जो मुझे सिखाया, या जो मैं इस सिस्टम से सीखा, क्यों ना मैं इन युवाओं को, इन लोगों को सिखाऊँ, जो कहीं न कहीं कामयाबी पाना चाहते हैं, लेकिन एक मेंटर की कमी की वजह से, एक सपोर्ट की कमी की वजह से वो पिछड़ रहे हैं। ये मेरे मन में आई कि मैं किसी के साथ बुरा ना करूँ, हालाँकि हो चुका है, जब गलतियाँ इंसान करता है, तभी वो चाहता है कि आगे गलती ना हो। तो मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई है। तो उन सब से उभरते हुए, शिक्षा लेते हुए, मैंने आगे ये बात सीखी और लोगों को सिखाने का प्रयास शुरू किया। जी, तिवारी साहब। उत्तम जी, समय हमसे कह रहा कि संक्षेप में आपसे दो प्रश्न पूछे थे। दो प्रश्न है बड़े आपके हिसाब से, उसको संक्षेप बताने का प्रयास कीजिएगा। आप लोगों जी, को इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं, उसके उपरांत भी आपने अपने जीवन को एक एकेडमी के साथ जोड़ा। जी। उसके पीछे का रीजन क्या है? वो एकेडमी कौन सी है? देखिए, मेरा बहुत बढ़िया सवाल है। मेरा एक मानना है सर, ठीक है, हमारी जो भी उम्र हो जाए, लेकिन इंसान को सीखते रहना पड़ता है, और आखिरी दम तक सीखना पड़ता है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, हर इंसान को इस दुनिया से जाना है। तो जब इंसान दुनिया से जाएगा, तो वो ये सीखेगा कि मरा कैसे जाए, तो एक नया अनुभव होगा। तो मेरा मानना है कि सीखना बहुत ज़रूरी है, और सीखने के लिए आपके जीवन में किसी न किसी एक कोच, मेंटर की आवश्यकता होती है। तो एक आपका पर्सनल कोच होना चाहिए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं नित्य नई-नई खोज करता हूँ, और मैं आपका भी धन्यवाद करूँगा कि आपके द्वारा बताई गई एक संस्था मुझे मिली, और वहाँ भी मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं जिस फ़ील्ड में हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में, उसमें और बेहतर, और बेहतर, और बेहतर, और बेहतर कैसे किया जाए। इसीलिए मैं उसके साथ जुड़ा, और मैं धन्यवाद करता हूँ कि पहली बार मुझे ऐसा कोई हैंड होल्डिंग मेंटर मिला है, जो मुझे मेरी जो कमियाँ हैं, वो मुझे दिखा रहा है, बता रहा है, और मैं सफल होने के प्रयास में लगा हूँ, और सफल हो रहा हूँ। मुझे बताया गया ड्रीम के बारे में, गोल के बारे में, सब कुछ मैं जानता था बहुत पहले से, और मैंने उसमें से कुछ चीज़ें हासिल करी, लेकिन पूरी तरह से कर नहीं पाता था जितना सोचता था। लेकिन पहली बार जब ये ट्रेनिंग लिया, तो मुझे लगा कि सिर्फ ड्रीम गोल और वो सेटिंग होने से नहीं होता, उनके ऊपर कैसे अपने माइंड को और कैसे अपने दिलो-दिमाग में, पूरे खून में उसको शामिल करना है, ये चीज़ें मालूम पड़ी। उसके हिसाब से काम करते हुए सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। ये जिस एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं सहयोग से, मैं भी उसी एकेडमी का एक हिस्सा हूँ और बहुत कुछ सीख रहा हूँ। और हमारे जो मेंटर हैं वो भारत के श्रेष्ठ मेंटरों में से एक हैं, जिनको अवार्ड तक मिला हुआ है। और इसका भी ब्यौरा मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे उनसे आप मिल सकते हैं। और अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मन तो बहुत कुछ आपसे बात करने का, लेकिन समय हमको इस चीज की परमिशन नहीं दे रहा है। आप आज के युवाओं को और हम सभी लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे जीवन को लेकर? जी, बहुत बढ़िया। देखिए, जन्म और मृत्यु, हम एबीसीडी पढ़ते हैं, ए के बाद बी आता है, और बी के बाद सी, और उसके बाद डी, यानी बी से बर्थ, डी से डेथ, बीच में सी है। सी यानी चैलेंज। चैलेंज आपके ऊपर आएगी, उस चैलेंज को आप कैसे लेते हैं? जैसे आप लेंगे, वैसे ही आपकी आगे की तरक्की निश्चित है। तो चैलेंज को जब आप चेंज के रूप में, पॉजिटिव चेंज के रूप में लेते हैं, यानी सी से चेंज, तो आपको सेलिब्रेशन, आप आगे बढ़ने के ऊपर आते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे चेंज, इस तरह के आए, चैलेंज आए, जिनको मैंने पॉजिटिव वे में लेके आगे बढ़ा। और युवाओं को भी कहूँगा कि आप एक्सेप्ट करें चैलेंज, पॉजिटिव वे में, कि अगर भगवान ने मुझे ये किया है मेरे साथ, तो ज़रूर इसके पीछे उसका कोई राज है, और अच्छा करना चाहता है। मैं बजाय भगवान को दोष देने के, मैं चाहूँगा कि हम उससे सीखें, और सीख के आगे बढ़ें। तो ये बहुत ज़रूरी है, कि सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं बार-बार कहता हूँ, लर्निंग, लर्निंग, लर्निंग। लर्निंग से क्या होगा, मैं एक और मैटर पे आपके लेके चलता हूँ, कि आपकी ज़िंदगी बैलेंस में आए। बैलेंस किस चीज़ का करना है हमको? तो हमारे को बैलेंस करना है अपने प्रोफ़ेशनल, अपना मेंटल, अपना फिज़िकल, फाइनेंशियल, सोशल और स्पिरिचुअल।
मैं स्पिरिचुअल को कहा कि मैं मेन प्रधान मानता हूँ कि जिस नेटवर्कर के अंदर स्पिरिचुअल नहीं है, वो कहीं न कहीं गलत रास्ते पे जा सकता है। लेकिन अगर स्पिरिचुअल अंदर आ गया, तो किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता है। अगर बुरा नहीं करेगा, क्योंकि ईमानदारी, वफ़ादारी, ज़िम्मेवारी और उसके साथ नैतिकता बहुत ज़रूरी है, किसी भी सिस्टम में कामयाब होने के। तो जब ये चीज़ किसी के अंदर होगा, तो वो कामयाब ये सीखना बहुत ज़रूरी है और ये सब अच्छी चीज़ों के लोगों के संपर्क में आने से ही होता है। उत्तम जी, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना इतना बहुमूल्य समय और अपना अनुभव हमसे साझा किया। मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के लोग आज की तारीख में आवश्यक हैं इस इंडस्ट्री को एक अच्छे प्रकाशित स्थान पर ले जाने के लिए। तो मैं आप सभी की ओर से, आप लोग यहाँ पर आए, सभी लोगों ने अपना भी समय दिया, और उत्तम जी का सभी लोगों से धन्यवाद आपकी ओर से करना चाहूंगा। और मैं निवेदन करूंगा धन्यवाद। कि अगली बार कुछ नई प्रेरणाओं के साथ हमसे उत्तम जी पुनः मिलें। तो उत्तम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग फिर अगली बार धन्यवाद। पुनः पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। श्योर सर, श्योर। थैंक यू और आपके व्यूअर को यही कहूँगा